हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्लास 12th के बिजनेस स्टडी की है और चैप्टर 1 का मैं आज पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूं। तो चैप्टर 1 क्या है स्टूडेंट्स? क्लास 12th के बिजनेस स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है जाके जरूर देखें। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, और आई बटन में पार्ट 1 का मैं ऊपर आई बटन में भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आइए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी भी देखो बिजनेस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तीन टाइप का होता है, तीन तरह का होता है। तो वो तीन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला है मेरे पास सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द लास्ट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन सबको मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा डिटेल में कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि काफी इनफ है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो यहां जो लिखा है वो तो मैं रीड करूंगा ही, पर उससे पहले मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूं कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ओ सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एंड नहीं, दोनों में से कोई भी नाम आपका आ सकता है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में बात एक ही है, दोनों का मतलब। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये होता है कि उसके पास जो मैन पावर है और जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो उसका इस तरीके से यूटिलाइज करे कि क्या हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज उस ऑर्गेनाइजेशन को मैन पावर और मटेरियल रिसोर्सेज से मिल पाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है वो सस्टेन रहेगा, प्रॉफिट पर क्वार्टर या पर फाइनेंशियल ईयर बढ़ता रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी करती रहेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही होता है ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो उसके पास मैन पावर है और जो उसके पास मटेरियल रिसोर्सेज है वो उसका क्या कर सके, मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज ले सके, इस तरीके से यूटिलाइज करे कि मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज उसको मिल सके। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या राइट डाउन किया है, जो समझाया है वही राइट डाउन है। कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, that is to fulfill the economic objective of a business. These are survival, profit and growth. ठीक है ना। किस लिए ऐसा करना जरूरी है? ताकि सर्वाइवल सस्टेन रहे, प्रॉफिट हमेशा होता रहे, ग्रोथ भी कंपनी का होता रहे, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं क्या आपके? किसके? ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के, ठीक है ना। अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा स्टूडेंट्स ये, पर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा हर एक वर्ड क्लियर, थोड़ा इससे छोटा है, पर वीडियो में आप थोड़ा इसको रोक के लिखना, लिख लोगे, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, जब भी मैंने इतना छोटा लिखा है। ये बोर्ड बड़ा हो सकता है यदि आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं, और बड़े के साथ साथ डिजिटल भी हो सकता है, ठीक है ना। बस आप लोगों के और आप लोगों का मुझे साथ की जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। बस साथ हमेशा बने रहें, अपने आप ये कभी व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड अपने आप हो जाएगा और फिर हर चीज बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव देखो स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है ये। देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो लेट सपोज मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो पर्सन काम करने के लिए आते हैं वो कहां से आते हैं? किसी ना किसी सोसाइटी से आते हैं। तो अब हमारी उस पर्सन के लिए या उस सोसाइटी के लिए क्या हो जाती है, एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी उसके लिए कुछ ना कुछ करें, ठीक है ना। जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी से ही आता है हमारे पास काम करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है उस पर्सन और उस सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए, कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम करें। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ये। तो हमारी जब ये जिम्मेदारी बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए, उस पर्सन के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जहां पे वो काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम उसके बच्चों के लिए स्कूल्स और क्रैशेस प्रोवाइड करेंगे,
क्रैशेस क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो जो बच्चा स्कूल जाने लायक है वो तो स्कूल चला जाएगा, और क्रैशेस क्या होता है, जो काफी छोटा बच्चा है और घर में उसको कोई भी देखने वाला नहीं है और पेरेंट्स काम करने जा रहे हैं, तो बच्चे को क्रैशेस में रख देते हैं। शिशु गृह होता है जहां पे ध्यान रखा जाता है बच्चों का। तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है सोसाइटी के प्रति, मैं क्रैशेस प्रोवाइड करूं। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिखा है मैंने, जो आपके डिसएडवांटेज सेक्शन वाले पर्सन हैं उनको मैं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दूं। अच्छा, डिसएडवांटेज सेक्शन वाले पर्सन कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपका इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कास्टिज्म काफी चलता है यहाँ पे, है ना, जाति प्रथा काफी चलती है। तो आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो लोअर कास्ट है, जस्ट लाइक SC एंड ST, उनको रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो कुछ उसी टाइप का क्या होगा, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन वाले पर्सन हैं, मैं क्या करूंगा, उनको अपने यहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दूंगा, ठीक है, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके और एक नॉर्मल सोसाइटी में रह सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट की जो मेरी जिम्मेदारी है लोगों के प्रति वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्या होता है स्टूडेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है आपका। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, वही चीज जो आपको समझाया है। क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी as a part of society, every organization whether it is business or non business। हाँ, ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जिम्मेदारी दोनों तरह के बिजनेस पे होगी। जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तो है ही, ठीक है ना। तो बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, उनके लिए कोई सोशल ऑब्लिगेशन है जिनको उनको पूरा करना है। These refer to consistently creating economic value for various constituents of society। यही मैंने आपको समझाया था और नीचे का एग्जांपल दिया था, और वही एग्जांपल यहाँ राइट डाउन है। कह रहा है यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा वहां पे जो इन्वायरमेंट होगा काफी फ्रेंडली होगा एम्प्लॉइज के लिए। और जो मेरे डिसएडवांटेजेस सेक्शन वाली सोसाइटी के पर्सन हैं उनको हम क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। तो गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेजेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स लास्ट, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड क्रेसेस ऑफ एम्प्लॉय को मैं क्या दूंगा, बेसिक एमिनिटीज दूंगा, स्कूल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, और छोटे बच्चों के लिए क्रेसेस प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अब एक दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके। लास्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स मेरे पास, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, कि देखो हर एक पर्सन जो सोसाइटी से हमारे पास काम करने आ रहा है, सबकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, सबका एक अपना बैकग्राउंड है, ठीक है ना, सबका अपना एक एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं उनकी पर्सनैलिटी, उनके बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में काम देता हूं तो मुझे इससे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो जिस पर्सनैलिटी में लाई कर रहा है, जिस बैकग्राउंड से लाई कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग में अगर उसको काम दे दूं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा और उसका भी फायदा होगा। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी नई चीज को समझने में, क्योंकि हमने काम उसी के नेचर को देख के दिया है कि नहीं। तो क्या कह रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल, किससे बनता है, लोगों से बनता है, हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, जिनके पास अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। सबकी अपनी पर्सनैलिटी होगी, अपना बैकग्राउंड होगा, अपना उसका क्या लिखा था, एक्सपीरियंस होगा एंड ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हर पर्सन अपने आप में अलग होता है। They all become part of the organization, सभी के सभी क्या है, बिजनेस के और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। To satisfy their diverse need, इसलिए वो अपने नीड्स को, जो अलग अलग नीड्स हैं वो पूरी कर पाए। मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम इजी वे में मैंने आपको कंसेप्ट डिलीवर किया है, वही चीज यहाँ राइट डाउन है।
एकदम इजी वे। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको इतना चीज पढ़ाया यहां से लेके यहां तक थ्योरी में, उसको नीचे मैंने फ्लो चार्ट में राइट डाउन कर दिया है। ठीक है ना, ये फ्लो चार्ट पूरा का पूरा इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, किसको? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब आपका फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या रहा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये तीन चीज मैंने यहाँ बताया था, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये चीज यहाँ पे राइट डाउन है, समझाया था मैंने अभी। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है आपको, किसको? सोसाइटी को। जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए उसका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को, बेसिक कम्युनिटीज पूरी होनी चाहिए कम्युनिटी की। बताया था ना, बेसिक कम्युनिटीज, स्कूल एंड क्रेसेस, और जहां भी वो काम करने जा रहे हैं वहां पे उनको साफ पानी भी मिलना चाहिए। बेसिक कम्युनिटीज का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में जो चीज जरूरी है, काफी जरूरी है लाइफ को जीने के लिए, वो पूरी करे। ठीक है, वो आपको मिलनी चाहिए, दैट इज द बेसिक कम्युनिटीज। ठीक है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसमें आता है फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, हायर लेवल नीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट था और उसको मैंने एक छोटे से फ्लो चार्ट में राइट डाउन कर दिया है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्टूडेंट्स, आज का ये मेरा पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम एक नया टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का, चैप्टर 1 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। क्योंकि YouTube में बहुत सारे टीचर हैं, मैं भी उनमें से एक टीचर हूं। मैं भी अपने आप को YouTube पे ग्रो करता हुआ देखना चाहता हूं और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेरे साथ होंगे। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये नहीं कि सिर्फ आप ही मेरे साथ हो, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा और दिन रात मेहनत करूंगा आप सबके लिए, ताकि रिजल्ट हमें क्या करना है? 90% अबव लेके आना है। कोशिश करोगे तो 95% अबव भी आएंगे और यदि काफी अच्छे से पढ़ोगे, दिन रात मेहनत करोगे तो 100% भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सब मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी जरूर करें। अब मैं आपसे मिलता हूं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।